हेलो गाइस। लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप के सरफेस से जो रिफ्रैक्शन होता है उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस के बारे में। तो इसके बारे में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। तो हमने लास्ट टाइम ये देखा था, क्या देखा था कि जब स्फेरिकल सरफेस से लाइट पास होती है तो या तो वो कन्वर्ज होगी या वो डाइवर्ज होगी। तो पहले हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स सरफेस लेते हैं। फॉर कॉन्वेक्स सरफेस, और हमारा जो रिफ्रैक्शन है हम मानते हैं रेयर टू डेंसर होगा। कैसा होगा? रेयर टू डेंसर। तो चलिए एक सरफेस बनाते हैं जल्दी से। थोड़ा कलर ले लेते हैं अच्छा सा, ठीक है। देखिए ये हमारा बना एक लेंस, थोड़ा ठीक सा बनाते हैं इसको और थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। ये ठीक है। और ठीक है, ये हमारा एक कैसा सरफेस है? स्फेरिकल सरफेस हमें यहाँ मिला, और ये हमारे स्फेरिकल सरफेस का क्या है? एक प्रिंसिपल एक्सिस। ऑलराइट गाइज, अब देखिए होता क्या है, आपने इसके बेसिक्स पढ़ रखे होंगे कि जो स्फेरिकल सरफेस होते हैं उनका एक क्या होता है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। एक्चुअली सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होता है जिससे हमने इस सर्कल को ड्रॉ किया है। सपोज करो एक स्फेयर होगा जिसमें से कट करके हमने इस सरफेस को निकाला है, तो ये जो सेंटर है ये उस स्फेयर जिसमें से इस सरफेस को कट किया है उसका ये रेडियस होगा, ये उसका एक सेंटर होगा। तो इसी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और इसका जो हाफ होता है इसको हम फोकस बोलते हैं। ये बेसिक है, अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो हम इसकी पर भी एक वीडियो बनाकर डाल देंगे जो आपको हमारे चैनल पर ही मिल जाएगा। ऑलराइट, तो देखिए होता क्या है, सपोज करिए मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रखा, और ऑब्जेक्ट से जब ऑब्जेक्ट अगर कोई यहाँ पर रखा है, सपोज करो ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसमें इससे लाइटें निकल के सभी डायरेक्शन में जाती हैं। ये सभी डायरेक्शन में इससे लाइट निकल के जाएंगी। ये देखिए, तो हम इसमें से सिर्फ अपने काम की रेज जो हैं लेंगे, जो हमारे काम की हैं। तो हमारे काम की कौन सी रे है? देखिए एक रे तो हम ले लेंगे जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग होगी। तो क्योंकि ये इसके पोल से होकर जा रही है, ये डेविएट नहीं करेगी, ये सीधा सेंटर से होकर निकल जाएगी। और अगर हम इसको भी बताते हैं, हमें पता है कि जब भी लाइट कोई सेंटर से पास होती है, when the light passes through center, it does not deviate। और इसके बेसिक रूल्स हैं, इनको समझने के लिए आप हमारे चैनल पर वीडियो हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। यहाँ पर लाइट के बेसिक रूल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। हम इनके बारे में यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इससे हम अपने काम की रे लेंगे। एक रे हम ले लेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस से होके जा रही है, जो सेंटर से पास होके जा रही है। तो ये रे हमारी सीधी आगे की तरफ बढ़ जाएगी। एक रे हम कोई भी यहाँ से ले लेंगे जो इस सरफेस को यहाँ पर टच कर रही है, और इस रे को हम बोलेंगे क्या? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे।
ओके, अब ये इस सरफेस को यहाँ टच कर रही है, तो हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है कि हमें यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो हमने हमने यहाँ एक नॉर्मल ये ड्रॉ कर लिया। ये थोड़ा इसमें गैप आ गया है, कोई बात नहीं, इसको हम देख लेंगे, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, देखिए ये मीडियम हमारा रेयर मीडियम है और ये हमारा डेंसर मीडियम है। ऑलराइट, तो देखिए हमारी जो लाइट है ये इसके बाद कैसे जाएगी। अब ये तो हमारी लाइट का ओरिजिनल पाथ था, बट जब रेयर टू डेंसर लाइट जा रही है तो ये टूवर्ड्स टू द नॉर्मल मुड़ जाएगी। तो ये यहाँ से टूवर्ड्स टू द नॉर्मल मुड़ी और ये यहाँ पर इसने एक अपनी इमेज क्रिएट कर ली। ऑलराइट, अब यहाँ पर हम इसको ज़रा देखेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस में हम कुछ इनके नामकरण कर देते हैं। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं दिस इज़ एम, और यहाँ से नीचे एक पूरा परपेंडिकुलर डालेंगे, इसको बोल लेंगे हम एन। ये जो एंगल यहाँ बन रहा है इसको बोलेंगे हम अल्फ़ा, और ये जो इमेज के साथ एंगल बन रहा है इसको बोलेंगे हम बीटा, और ये जो सेंटर के साथ बन रहा है इसको बोलेंगे हम गामा। अच्छा, हमारा ये पॉइंट तो क्या है, नॉर्मल है, इसको हम बोलते हैं एन डैश। देखिए नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। और नॉर्मल और ये हमारी जो रे है ये कौन सी रे है, इस रे का क्या नाम है आपको पता होगा। इस रे को बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्रैक्टेड रे। तो ये जो रे हमारी है रिफ्रैक्टेड रे, इसके और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ऑलराइट, अब हम यहाँ पर कुछ चीज़ें डिस्क्राइब कर लेंगे, जैसे लेट अस assume that the refractive index of medium 1, तो मीडियम 1 क्या है, ये हमारा मीडियम 1 है और ये हमारा मीडियम 2 है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने माना μ1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने माना μ2। मीडियम 1 क्या माना हमने, इज μ1 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज कितना होगा, हमने बोला इसको μ2। ऑलराइट, अब हमें पता है, क्या पता है हमें ज़्यादा इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है और हम इसको सिंपल रखेंगे। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या होता है, स्नेल्स ने क्या कहा, स्नेल ने बोला दैट μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। ये हमारा क्या होता है, स्नेल्स लॉ। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम निकालें दैट साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका μ2 अपॉन μ1। अब देखिए, अब अगर हमारा जो इंसिडेंट एंगल और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत स्मॉल है, इफ़ आवर इंसिडेंट एंगल I and refracted angle are very small, तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये बहुत छोटा है
देन हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दैट साइन, इसमें एक चीज़ और लिख देते हैं, वेरी स्मॉल, मतलब जो थीटा है या जो एंगल आई और आर है, इसमें हम दोनों को हम थीटा से डिनोट कर रहे हैं। द थीटा है बहुत स्मॉल है, कितना है, इक्विवेलेंट टू 0। तो ऐसी कंडीशन में हम जो साइन थीटा है उसको हम थीटा के बराबर लिख लेते हैं, और ये हमारा होता है टेन थीटा के बराबर। तो ये रिलेशन आपको पता होगा, क्या है कि अगर थीटा इतना छोटा है कि वो 0 की तरफ बढ़ रहा है, इट टेंड्स टू 0, देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा वी कैन राइट इट इक्विवेलेंट टू थीटा, और इसे हम टेन थीटा भी लिख सकते हैं। तो हालांकि मैं यहाँ टेन से कोई मतलब नहीं है, पर अभी हम देखेंगे तो हम मान लेंगे दैट इंसिडेंट एंगल एंड द रिफ्रैक्टेड एंगल इज़ वेरी स्मॉल, सो वी कैन राइट इट एंगल आई अपॉन एंगल आर इज इक्वल टू μ2 ओवर μ1। अब हमें बेसिकली सिर्फ एंगल आई और एंगल आर की वैल्यू जो है यहाँ पता करनी है। देखिए एंगल आई क्या है, दिस इज एंगल आई एंड दिस इज एंगल आर, हमें इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पर पता करना है। तो देखिए एंगल आई की वैल्यू क्या निकल, हमें, अगर आपने एक चीज़ पढ़ी हो जियोमेट्री में, और वो क्या चीज़ है कि हमेशा एक ट्रायंगल जो बन रहा है, सपोज करिए यहाँ ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ओ एम सी। अगर ये एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर, तो इस ट्रायंगल के बाहर वाला जो एंगल है, यहाँ पर इस केस में एंगल आई होगा, इस बाहर वाले एंगल जो होता है ये अपने दोनों सामने वाले एंगल जो कि ट्रायंगल के अंदर बन रहे हैं इनके सम के बराबर होगा। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं दैट एंगल आई जो होगा वो अल्फ़ा प्लस आर के बराबर होगा। सॉरी, दिस इज़ नॉट आर, दिस इज़ गामा। ये जो एंगल है दिस इज़ गामा, ये इसके बराबर होगा। देखिए मैं यहाँ पर आपको छोटा सा एक ट्रायंगल बना के दिखा देता हूँ। सपोज करिए ये आपका एक ट्रायंगल है और यहाँ से एक लाइन बाहर की तरफ जा रही है। तो आपका ये वाला जो एंगल होगा, आपका ये जो एंगल होगा, ये एंगल, ये इस एंगल और इस एंगल के बराबर होगा। यानी कि अगर मैं इसे ए बोलता हूँ और इसे बी बोलता हूँ और ये सी है, तो सी जो होगा वो सी ए प्लस बी के बराबर होगा। ये हमारा एक जियोमेट्री में एक रूल है। ऑलराइट, तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एंगल आई और एंगल आर की वैल्यू जो है निकाल लेनी है। और एंगल आर आई और एंगल आर की वैल्यू को निकालें कैसे, देखिए हम यहाँ पर इसी जो अभी आपको समझाया था ट्रायंगल, इसकी ही बात करेंगे। देखिए अगर हम बात करें ट्रायंगल ओ एम सी या ओ सी एम की, एक ही बात है। तो हम ये देखेंगे कि ये जो एंगल आई है ये बाहर बनने वाला एंगल है, जबकि अल्फ़ा और गामा अंदर बनने वाला एंगल है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट इन ट्रायंगल ओ सी एम में हम क्या लिख सकते हैं, दैट एंगल आई इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस गामा। ऑलराइट, एंड इन ट्रायंगल, अब हम आर की वैल्यू निकाल रहे हैं तो दूसरा ट्रायंगल देखते हैं। तो दूसरा ट्रायंगल देखिए कौन सा पड़ रहा है, एम आई सी, एम आई सी। ये देखिए यहाँ पर एम, दिस इज आई एंड दिस इज सी। इसमें अगर हम देखें तो ये जो गामा है ये आउटर एंगल है और ये जो आर और बीटा है ये इनर एंगल है। तो इन ट्रायंगल एम आई सी में हम क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल एम आई सी में हम लिख सकते हैं दैट गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा।
तो यहाँ से जो हमें आर की वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी गामा माइनस बीटा। तो ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट मानता हूँ तो मैं यहाँ से ये आई की वैल्यू और आर की वैल्यू को इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो चलिए इसे पुट करते हैं। तो लिख देते हैं पुट these value of I and R in equation फर्स्ट। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, तो देखिए I इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा प्लस गामा अपॉन R इज इक्वल टू हो जाएगा गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू म्यू टू ओवर म्यू वन। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अगर हम म्यू वन की इसमें मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये हो जाएगा अल्फ़ा म्यू वन प्लस गामा म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू गामा म्यू टू माइनस बीटा म्यू टू। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, ये गामा गामा वाले पार्ट को एक साइड ले आएंगे। तो चलिए इसको लेके आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह से होगा, देखिए बीटा इधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम इस लिखेंगे अल्फ़ा म्यू वन प्लस बीटा म्यू टू इज़ इक्वल टू गामा म्यू टू माइनस गामा म्यू वन। ऑलराइट, यहाँ से हम गामा को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा अल्फ़ा म्यू वन प्लस बीटा म्यू टू इज इक्वल टू गामा कॉमन आ जाएगा, दैट इज बिकम म्यू टू माइनस म्यू वन। ऑलराइट, and then what is the value of alpha? Then alpha is that find the value of alpha in this triangle, this right angle triangle, that is OMN. okay, OMN, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, what is theta, what is alpha? Alpha is a perpendicular upon base. As we said before that if the theta is very small then sin theta is equivalent to theta and theta is equivalent to tan theta. और हम यहाँ लिख सकते हैं what is the value of tan theta? Tan theta is equivalent to perpendicular upon base, that is mn upon on. तो हम यहाँ लिख सकते हैं that alpha is equal to mn upon on mu 1 plus what is the value of beta? We can find the value of beta in the same triangle, that is mn upon ni. Then what is the value? That mn upon ni, and the same the value of gamma, this is mu 2, 1 minute, mn upon ni mu 2 is equal to what is the value of gamma? Then in triangle MNC, तो हम गामा की वैल्यू क्या निकालेंगे, mn upon nc, mn upon nc क्या आ जाएगा, म्यू टू माइनस म्यू वन। ऑलराइट, अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए mn 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 तो कॉमन लेके कट जाएगा, हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज म्यू वन अपॉन ओ एन प्लस म्यू टू अपॉन एन आई इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन एन सी, ये आएगी। और हम मान लें इफ आवर अपर्चर इज वेरी स्मॉल then we said the point, देखिए अगर हमारा अपर्चर बहुत छोटा है तो हम ये कह सकते हैं कि जो P और N है ये बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे, और इतने क्लोज होंगे कि हम मान लें कि जो भी वैल्यू हम N से नाप रहे हैं वो P से भी हम नापें तो बराबर ही आएगी। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हम इस चीज़ को नेगलेक्ट कर देंगे और हम मान लेंगे P और N सेम पॉइंट है। देन वी सेट द पॉइंट P एंड N आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, close to
each other. So we can say, क्या लिख सकते हैं, that ON is equal to PO and NI is equal to PI and NC is equivalent to PC. तो हम यहाँ पर लिख देंगे, और ये PO क्या है, PO जो है ये हमारा U है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है, और जो PI है ये इमेज डिस्टेंस है, दैट इज़ V, और जो हमारा PC है ये हमारा रेडियस या सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज R। ऑलराइट, तो ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारा ये जो इक्वेशन बनेगी ये बनेगी μ1 अपॉन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ON, दैट इज़ PO, दैट इज़ U, और हमें पता है इंसिडेंट रे के अगेंस्ट जो भी नापा जाता है दैट इज़ माइनस, तो हम इसे लिखेंगे -U। ये जो साइन कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन, ये भी आप हमारी वीडियोस में जाके देख सकते हैं। देन प्लस μ2 अपॉन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ NI या PI, दैट इज़ V इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन व्हाट इज़ NC, दैट इज़ R। तो ये जो हमारा यहाँ इक्वेशन जो हमारी यहाँ में मिली है, ये इक्वेशन ही जो है, यही हमारी इक्वेशन ये बताती है कि जब लाइट रे जो है वो किसी स्फेरिकल सरफेस के थ्रू पास होगी तो उसमें जो डेविएशन होगा वो कैसे होगा, वहाँ पर हम जो U की वैल्यू हमें मिलेगी और जो हमें V की वैल्यू मिलेगी वो किस तरह से मिलेगी। ऑलराइट, यहाँ पर ये हुआ। ऑलराइट, तो आप लोगों को मैं शॉर्ट में बता दूं, चाहे मीडियम कैसा भी हो, चाहे मीडियम आपका सरफेस जो है आपका कैसा भी हो, आइदर कॉन्वेक्स हो और कॉनकेव हो, जो इक्वेशन है, इक्वेशन रिमेन सेम, दोनों के लिए सेम रहेगी फॉर बोथ। ऑलराइट, तो देखिए आपके लिए मैं आपको एक होमवर्क मैं दे देता हूँ, आप खुद से कर सकते हैं। अभी तो हमने ये रेयर टू डेंसर किया था, ये जो हमने किया था ये रेयर टू डेंसर किया है। ऑलराइट, और अभी जो आपको करना है वो क्या करना है, आप इसे करें डेंसर टू रेयरर। क्या करना है आपको, डेंसर टू रेयरर। कंडीशन सेम रहेगी, कोई ख़ास फ़र्क होने वाला नहीं है। देखिए रेयर टू डेंसर में क्या होगा, आप इसको सॉरी क्या बन गया, देखिए सपोज करिए ये आपका मीडियम है, ऑलराइट, और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज PA। तो अब की बार जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा है, एक डेंसर मीडियम में, तो ये कैसे पास होगा, जैसे यहाँ से, और सेंटर आपका कहाँ होगा, इधर ही। तो जो इमेज बनेगी वो किधर बन जाएगी, देखिए जब ऑब्जेक्ट हमारा डेंसर मीडियम में है, दिस इज़ डेंसर, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज़ μ2, और ये मीडियम कैसा है, रेयरर है, इसका मीडियम कैसा है, μ1, और
ये हमारा सेंटर है और ये हमारी इंसिडेंट रे है, तो ये हमारा एंगल आई हो जाएगा। दिस इज एंगल अल्फ़ा, दिस इज गामा। तो ये किस तरह से मुड़ता है, ये जब आंसर रेयर में जाता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ता है, और जब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ेगा तो हमारा जो इमेज बनेगी वो यहाँ कहीं बन जाएगी, इमेज यहाँ कहीं बनेगी। नो नो नो, सॉरी सॉरी सॉरी, ये गड़बड़ है गई। ये कैसे मुड़ता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ेगा तो जो इमेज बनेगी वो यहाँ कहीं बनेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाएगा ये, दिस इज आई। ऑलराइट, और इसको हम बोलेंगे बीटा। और ये वाला जो एंगल है हमारा, कौन से वाला एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल हमारा होगा आर। ठीक है, तो इसमें आपको निकालना है, तो दिस इज म्यू टू, दिस इज म्यू वन। ऑलराइट, तो इसमें भी इक्वेशन सेम ही रहेगी, कंडीशन सेम ही रहेगी, बट क्या हो जाएगा, जैसे u जो है वो हमारा डेंसर में क्योंकि आ जाएगा, और डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने μ2 माना है, तो जो इक्वेशन में यहाँ हमने μ1 आया था, यहाँ जो μ1 आया था इसकी जगह हमारा μ2 आ जाएगा। तो इक्वेशन बनेगी μ2 ओवर माइनस u प्लस μ1 अपॉन v इज इक्वल टू, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा है, μ2 में, और इमेज कहाँ बन रही है, μ1 में, तो हमारा ये μ2 और μ1 इंटरचेंज कर जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ μ1 माइनस μ2 अपॉन r। तो देखिए इक्वेशन में अगर हम ध्यान से देखें तो कोई ख़ास फ़र्क हुआ नहीं है, बेसिकली इक्वेशन वही है, बस चीज़ें थोड़ा चेंज हो गई हैं। ऑलराइट, तो थैंक्स आप लोगों का वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको अपने कोई भी डाउट्स हैं, आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करें। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। इसके अलावा अगर आपको रे ऑप्टिक्स से जुड़ी कोई भी समस्या है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा, तो हमने अपने चैनल पे सिमुलेशन की मदद से वीडियोस डाल रखी हैं जिसमें आप लेटरल शिफ्ट है और आपका बेंडिंग ऑफ लाइट है, ये आपका उस सिमुलेशन को बहुत अच्छे से यूज़ करके यहाँ समझाया गया है, तो इसको आप जाके देख सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।